Hello friends, this is Archana. Welcome in my class. फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन के थ्योरीज के बारे में, उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में, जिसमें कॉब डगलस एंड उत्पत्ति ह्रास नियम आदि का हमने चर्चा किया था। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट आइसो प्रोडक्ट कर्व। आइसो प्रोडक्ट कर्व, व्हाट इज आइसो प्रोडक्ट कर्व? समोत्पाद वक्र उपभोग के उदासीनता वक्र की भांति ही होती है। आपने इंडिफरेंस कर्व के बारे में तो स्टडी कर ही लिया है, उसी की तरह ये भी होता है। जिस प्रकार उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली समान संतुष्टि को स्पष्ट करता है, ठीक उसी प्रकार समोत्पाद वक्र भी दो उत्पत्ति के साधनों के विभिन्न संयोगों से उत्पादन को प्राप्त होने वाले एक समान उत्पाद स्तर को बढ़ाता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? जिस तरह से इंडिफरेंस कर्व उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं अलग अलग संयोगों पर, उसी तरह समोत्पाद वक्र आइसो प्रोडक्ट कर्व उत्पादक को विभिन्न साधनों के संयोगों पर समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसी कारण समोत्पाद वक्र को उत्पादन उदासीनता वक्र भी कहा जाता है, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि दोनों में क्वालिटी सेम होती है, राइट? तो ये क्वेश्चन के रूप में पुट कर सकता है कि उदासीनता वक्र को जो है समोत्पाद वक्र भी कहते हैं, या इस तरह से ही पूछ सकता है समोत्पाद वक्र को उदासीनता वक्र प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कहा जाता है। यह कथन सत्य है या असत्य? तो आपको इसके साथ ज़्यादा दोनों में समान क्वालिटीज़ होती हैं, ओके? तो ये कथन पूर्णतया सत्य है। दूसरे शब्दों में समोत्पाद वक्र दो उत्पत्ति के साधनों के एक समान उत्पादन करने वाले अनेक बिंदुओं का पथ होता है, लोकस होता है। विभिन्न समोत्पाद रेखाएं विभिन्न उत्पादन के स्तर को बताती हैं, ठीक उसी तरह जैसे ही उदासीनता वक्र में था। ऑलराइट, समोत्पाद वक्र बनाम उदासीनता वक्र, ये भी वही, दोनों में कंपेयर करेंगे हम, ओके? व्हाट इज आइसो प्रोडक्ट कर्व एंड इंडिफरेंस कर्व में क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ऑलराइट, सो समोत्पाद वक्र उदासीनता वक्र का आधार एक समान है, दोनों का बेसिस इक्वल होता है। उदासीनता वक्र के समान संतुष्टि देने वाले दो उपभोग वस्तुओं के विभिन्न संयोग को बताता है, जबकि समोत्पाद वक्र समान उत्पादन स्तर बताने वाले दो साधनों इनपुट्स के विभिन्न संयोगों को बताता है। ऑलराइट, दोनों की विशेषताएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब देखिए समानताएं क्या हैं समोत्पाद वक्र और उदासीनता वक्र में। सिमिलैरिटी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं दोनों में? दोनों वक्र रेखाएं बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होती हैं। आपने ये देखा ही होगा ना बेटे कि इंडिफरेंस कर्व भी ऊपर से नीचे दाएं की ओर गिरता हुआ होता है, उसी तरह समोत्पाद वक्र भी ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होता है। दोनों मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं, कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। दोनों दो विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं, दोनों बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हैं और दोनों कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती हैं। दोनों स्थितियों में वक्र ऊंचा संतुष्टि या उत्पादन स्तर को बताता है। दोनों स्थितियों में वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। ये सारी विशेषताएं आपने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ रखी हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दोनों स्थितियों में एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दोनों वक्र अक्षों को स्पर्श नहीं करते, एक्सिस को कभी भी टच नहीं करते हैं।
उपरोक्त के अतिरिक्त समोत्पाद वक्र और उदासीनता वक्र में कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। चलिए इन्हें भी हम देख लेते हैं। उदासीनता वक्र संतुष्टि स्तर को बताता है, जबकि समोत्पाद वक्र उत्पादन स्तर को स्पष्ट करता है, प्रकट करता है। सेकंड क्या है? उदासीनता वक्र की माप, उदासीनता वक्र संतुष्टि की माप प्रकट नहीं करता, जबकि प्रस्तुत नहीं करता, जबकि समोत्पाद वक्र उत्पादन का परिमाणात्मक स्तर प्रकट करता है। भाई प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोडक्शन हो रहा है तो कंफर्म हो रहा है कि कितने यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जबकि तटस्थ वक्र क्या करता है? वो क्रम प्रदान करता है सिर्फ, राइट। संतुष्टि की मेजरमेंट नहीं करता, लेकिन यहाँ मेजरमेंट होगा, कितनी क्वांटिटी निकल रही है प्रोडक्शन की। ओके, ये तो हम मेज़र कर ही सकते हैं ना, ये चीज़ है। एंड थर्ड पॉइंट है, समोत्पाद वक्र में तकनीकी दशाएं स्थिर होती हैं। समोत्पाद वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, वह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ऑलराइट। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, आगे देखते हैं। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होता है बेटे? जस्ट वेट, दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना, दैट्स व्हाई। नाउ मार्जिनल रेट टू टेक्निकल सब्स्टिट्यूट, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर उत्पादन स्तर के स्थिर रहते हुए दो उत्पत्ति के साधनों के बीच प्रतिस्थापन की दर को बताती है। दूसरे शब्दों में, एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर प्रयोग करने की क्षमता और योग्यता तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। आप समझ पा रहे हैं? एक रिसोर्सेज को दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखिए, आगे देखिए, परिभाषा के रूप में साधन X के साधन Y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर का अर्थ है साधन Y की एक अतिरिक्त इकाई को प्रयोग करके साधन Y की कितनी इकाइयों का त्याग किया जाता है जिससे उत्पादन समान रहे। ऑलराइट, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंडिफरेंस कर्व में था। दूसरे शब्दों में फिर इसको देखते हैं। एक साधन X की साधन Y के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की दर Y की वह मात्रा होती है जो साधन की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्याग की जाती है। मतलब एक रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए दूसरे रिसोर्सेज की कितनी मात्रा घटाई जाएंगी ताकि उत्पादन की दर अपरिवर्तित रहे, सेम संतुष्टि मिले। ओके, इस प्रकार MRTS XY इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। बेटे ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना। ऊपर क्या है देखिए, यहाँ देखिए MRTS XY, ओके, तो Y डेल्टा माइनस डेल्टा Y पर चला जाएगा एंड अपॉन माइनस डेल्टा X, Y अपॉन X। ओके, या इस तरह से भी है MRTS XY इक्वल टू डेल्टा Y डेल्टा Y डेल्टा Y। ऋणात्मक चिन्ह, ये जो माइनस लगा ना डेल्टा Y माइनस डेल्टा Y, ये बता रहा है ऋणात्मक चिन्ह घटती हुई तकनीकी प्रतिस्थापन की दर को बताता है। इस प्रकार MRTS XY इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X इक्वल टू MTS अपॉन MTY। सीधा एज इट इज फॉर्मूला के रूप में पूछ लिया जाता है आपसे कि निम्न में बताइए कौन सा सत्य है। तो एक ही इसमें ऑप्शन होगा जो आपके इन फॉर्मूलाज को टैली करेगा, मीट करेगा, आपको इन्हीं को टिक करना है। कंफ्यूज मत होना बेटा, बार बार इनको रिवाइज करते रहना। ओके, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, हम पढ़ते तो रहते हैं, हमें लगता है ओके ठीक है, बट एज यू नो इकोनॉमिक्स इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, है ना। तो इसमें आपको अगेन एंड अगेन यू हैव टू रिवाइज, सिर्फ कहानी की तरह नहीं सुनना है। अर्थात X की Y के लिए तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर साधन
एक्स तथा साधन वाई की सीमांत उत्पादकताओं के अनुपात को बताती है। अब देखिए उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। उत्पादक का संतुलन, आई एम रियली सॉरी, इट वाज जस्ट बाय मिस्टेक। सॉरी। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, अभी तक हमने पढ़ा था उपभोक्ता का संतुलन, ओके, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं उत्पादक का संतुलन। प्रोड्यूसर जो है अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कैसे पहुंचता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक उत्पादक साधनों का प्रयोग करते हुए साम्य की स्थिति में तब होगा जब वह उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम प्रयोग कर पाएगा। भाई उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएगा, तभी तो मैक्सिमम प्रोडक्शन उसका होगा, यही बता रहा है। दूसरे शब्दों में न्यूनतम लागत संयोग, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा, तभी तो उसका प्रोडक्शन सस्ता होगा और मार्केट में वो जो है मतलब सही उसको जो है इनकम मिलेगा, यही बता, तभी उसको प्रॉफिट मिलेगा। इसका प्रयोग करते हुए अपने लाभ को अधिकतम करने की स्थिति में हो जाए, वही जो बातें मैंने बताई सेम। साधन की कीमत रेखा तथा समुत्पाद वक्र का स्पर्श बिंदु न्यूनतम लागत संयोग अथवा साधनों के अनुकूलतम संयोग को बताता है। यही उत्पादक का संतुलन बिंदु होता है जिस पर उत्पादक को अधिकतम लाभ होता है। इस प्रकार उत्पादक संतुलन की दशा को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संतुलन के बिंदु पर न्यूनतम लागत संयोग प्राप्त होना चाहिए, अर्थात उसका कॉस्ट जो है मिनिमम होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, सी दिस पॉइंट, ओके। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओके। इसका जो है न्यूनतम संयोग प्राप्त होना चाहिए, अर्थात संतुलन बिंदु पर समुत्पाद वक्र द्वारा साधन कीमत रेखा को स्पर्श किया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है बेटा दिस पॉइंट, संतुलन बिंदु पर तकनीकी प्रतिस्थापन दर साधनों की कीमत अनुपात के बराबर होना चाहिए। संतुलन के बिंदु पर एक साधन की सीमांत उत्पादकता उसकी कीमत अनुपात के बराबर होना चाहिए। सेम यही पॉइंट ये भी बोल रहा है। देखो बेटे, ये आपका उत्पादक संतुलन का पॉइंट है। ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ओके। इस पर आर एस एक हमारा प्राइस लाइन हमने खींचा हुआ है, ठीक है ना। वाई एक्सिस पर वाई रिसोर्सेज हैं, साधन है, एंड एक्स एक्सिस पर एक्स साधन है। अब यहाँ देखिए वाई एक्सिस एंड आर, वाई रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज को इक्विलिब्रियम पर तब होता है जब दोनों एक दूसरे के बराबर हों, यही बता रहा है। P1 P2 P3 के माध्यम, IP1 IP2 IP3 के माध्यम से हम इसको प्रकट करते हैं। तो उत्पादक संतुलन बिंदु पर कब होगा, जहाँ वाई रिसोर्सेज एक्स रिसोर्सेज एक दूसरे को टच करेंगे। ये देखिए IP2 जहाँ टच कर रहा है ई पॉइंट पर, यही उत्पादक का संतुलन बिंदु होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो संक्षेप में हम कह सकते हैं वही संतुलन बिंदु ई पर होगा। समुत्पाद वक्र को दी गई साधन कीमत रेखा को स्पर्श करना चाहिए। चलिए हम फिर से अपने पिक्चर पे आते हैं। यहाँ देखिए बेटा, ये देखिए रिसोर्सेज जो है ई बिंदु पर IP2 कर्व प्राइस लाइन को टच कर रहा है, यही बोल रहा है, ओके। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो स्पर्श करना चाहिए। दूसरे शब्दों में संतुलन बिंदु ई पर मात्रात्मक रूप में समुत्पाद वक्र का ढाल इक्वल टू साधन कीमत रेखा का ढाल, ओके। दोनों एक दूसरे को जहाँ टच करेंगे वही संतुलन का बिंदु होगा। ये फॉर्मूला देख लीजिए, दिस इज MRTS XY इक्वल टू PX अपॉन PX, अर्थात संतुलन बिंदु उस संयोग पर होगा जहाँ साधन
x की y के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन दर साधन x तथा y के कीमतों के अनुपात के बराबर होगा, अतः न्यूनतम लागत संयोग होगा। MRTS XY इक्वल टू, ये भी वही है, सेम फार्मूला ही है, इक्वल टू PX अपॉन PY इक्वल टू MPX अपॉन MPY। इसके बारे में आगे डिस्कस कर चुके हैं। न्यूनतम लागत संयोग अथवा अनुकूलतम संयोग उस बिंदु पर प्राप्त होगा जहां x की सीमांत उत्पादकता एवं उसकी कीमत का अनुपात दूसरे साधन की सीमांत उत्पादकता एवं उसकी कीमत अनुपात के बराबर होगा। एक बार हम फिर से अपने डायग्राम पे चलते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ देखिए, y रिसोर्सेज के लाइंस को देखिए एंड x रिसोर्सेज के दिस पॉइंट, ओके, यहाँ तो दोनों एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे हैं, प्राइस लाइन को और समोत्पाद वक्र को, प्राइस लाइन, और ये इक्वल है इस पॉइंट पर। यही संतुलन का बिंदु होगा, यही बात वो कह रहा है। ऑलराइट, जहाँ एक दूसरे के बराबर हो जाए। अब यहाँ देखिए बेटे, एक्सपेंशन पाथ क्वेश्चंस के रूप में कई बार पुट किया गया है एग्जामिनेशन में, आगे भी आते रहेंगे। विस्तार पथ उत्पादक के विभिन्न उत्पादन स्तरों को उत्पादित करने वाले न्यूनतम संयोग बिंदुओं का बिंदु पथ है, जबकि साधनों की कीमतें स्थिर रहती हैं। दूसरे शब्दों में, उत्पादक साधनों के स्थिर कीमतों की दशा में उत्पादक स्तर में वृद्धि करने पर साधन संयोगों को किस प्रकार समायोजित करता है, इसका अध्ययन विस्तार पथ की सहायता से किया जा सकता है। ओके, विस्तार पथ क्या होता है? विस्तार पथ ये होता है बेटा, जो उत्पादन के विभिन्न स्तरों को उत्पादित करने वाले न्यूनतम लागत संयोग बिंदुओं को दिखाने वाला एक बिंदु पथ होता है, जबकि साधन की कीमतें स्थिर हों। ओके, सी विस्तार पथ को हम डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। वही बता रहा है कि उत्पादक के साधनों की स्थिर कीमतों की दशा में उत्पादन में वृद्धि करने पर साधन संयोगों को किसी प्रकार समायोजित करता है, इसका अध्ययन विस्तार पथ के माध्यम से देख सकते हैं। चित्र में देखिए विस्तार पथ की व्याख्या। यहाँ देखिए बेटा, सी दिस पॉइंट आई एम सॉरी, दिस ये डैश जो लगे हुए हैं ना, ये आपका विस्तार पथ दिखा रहा है कि साधन के कैसे विभिन्नतम संयोग R1 S1 के पॉइंट पर IP1 100 होता है, R2 S2 पॉइंट पर IP2 200 होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 होता है, R3 S3 पर इक्विलिब्रियम पॉइंट 3 होता है, जिसमें IP3 300 का प्रोडक्शन करता है। फिर R4 S4 कीमत रेखा पर 4 बिंदु पर एक दूसरे को टच करते इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एंड PFC बिंदु यही विस्तार पथ को दिखा रहा है। दिस ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यही है विस्तार पथ, कि माइंड में रखना डायग्राम के माध्यम से इजिली यू विल क्लियर। ओके, एंड साधनों की कीमतें स्थिर रहने की दिशा में उत्पादक विभिन्न उत्पादन स्तरों को उत्पादित करने वाले न्यूनतम लागत संयोग बिंदुओं को बिंदु विस्तार पथ कहा जाता है। किसे विस्तार पथ कहा जाता है? साधनों की कीमतें स्थिर रहने की दशा, साधनों की जो प्राइसेस है ना वो स्थिर हैं। उत्पादन के विभिन्न उत्पादन स्तरों को उत्पादन करने वाले न्यूनतम लागत संयोग, जो न्यूनतम कॉस्ट जो बता रहा है, लागत संयोगों को बता रहा है,
उन्हीं को टच करते हुए एक बिंदु रेखा खिंचाता है जिसे हम विस्तार पथ कहते हैं। ओके, दोनों साधनों के परस्पर स्थानापन्न होने की दशा में साधन कीमत वक्र PFC, साधन कीमत वक्र PFC, ऑलराइट, प्राइस फैक्टर कॉस्ट, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। दोनों साधनों की संयुक्त मांग होने की दशा में साधन कीमत वक्र PFC बाएं से दाएं ऊपर की ओर गिरता हुआ होता है। दोनों पॉइंट्स माइंड में रखना। ये जो है PFC बाएं से दाएं नीचे की ओर कब गिरता है? जब परस्पर स्थानापन्न साधन हो। ओके, स्थानापन्न साधनों में बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। और जब पूरक साधन हो, संयुक्त का मतलब होता है पूरक। ओके, इसमें PFC बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। ऑलराइट, तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है बेटा? तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब उपभोक्ता के वास्तविक व्यय में परिवर्तन नहीं होता किंतु उत्पत्ति के साधन की कीमत में परिवर्तन हो जाता है, तब साधनों की सापेक्षिक कीमतों रिलेटिव प्राइसेस में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादक अपने प्रयोग द्वारा किए जाने वाले उत्पत्ति के साधनों में प्रतिस्थापन प्रक्रिया को दिखाता है। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर अ लिटिल। सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। साधनों में प्रतिस्थापन प्रक्रिया को अपनाता है। इस प्रकार केवल साधनों की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के कारण साधनों की मांग के परिवर्तन को तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है, जबकि उत्पादक का वास्तविक व्यय रियल एक्सपेंडिचर स्थिर होता है। ऑलराइट, साधन कीमत प्रभाव इक्वल टू उत्पादन प्रभाव प्लस तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। इस प्रकार स्पष्ट है कि साधन कीमत प्रभाव दो शक्तियों क्रमशः उत्पादन प्रभाव एवं तकनीकी प्रभाव का योग होता है। स्थानापन्न साधनों की दशा में धनात्मक उत्पादन प्रभाव लेस देन ऋणात्मक तकनीकी प्रभाव। तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव, ये बेटे पॉइंट्स याद रखना कि स्थानापन्न में क्या होता है, पूरक में क्या होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा माइंड में रखना अपनी। ओके, अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि साधन कीमत प्रभाव दो शक्तियों का क्रमशः उत्पादन प्रभाव और तकनीकी प्रभाव का योग होता है। फिर स्थानापन्न साधनों की दशा में धनात्मक उत्पादन प्रभाव लेस देन ऋणात्मक तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। अब पूरक साधनों में क्या होता है? धनात्मक उत्पादन प्रभाव मोर देन ग्रेटर देन ऋणात्मक तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। जिन उत्पत्ति के साधनों में तकनीकी प्रतिस्थापन दर शून्य होते हैं वे साधन पूर्ण पूरक होते हैं। यदि साधन पूर्ण पूरक होते हैं तो उनके समोत्पाद वक्र L आकार के होते हैं। ध्यान से सुनना बेटे, पूर्ण पूरक साधनों में समोत्पाद वक्र L आकार का होता है, L शेप में होगा। ओके, पूरक साधनों में धनात्मक उत्पादन प्रभाव ग्रेटर देन ऋणात्मक तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। और यहीं पर दिस पॉइंट, स्थानापन्न साधनों की दशा में धनात्मक उत्पादन प्रभाव लेस देन ऋणात्मक तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज वेरी सिंपल, बस एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो परमानेंट आपके माइंड में फीड हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो हमने पूरक साधनों के बारे में पढ़ लिया। ओके, एंड एल शेप बता दिया कब हमारा एल शेप होता है, पूर्ण पूरक की दशा में। ओके, साधनों की अविभाज्यताएं, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण आदि के कारण पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पैमाने के घटते प्रतिफल मुख्यतः बढ़ते संगठन एवं प्रबंध की समस्याओं के कारण होते हैं।
घटते प्रतिफल कब होते हैं? घटते प्रतिफल कब, पैमाने के घटते प्रतिफल कब प्राप्त होते हैं? जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट, उस समय हमारे रिटर्न टू स्केल जो है घटती दर पे प्राप्त होते हैं, यही बता रहा है। अच्छा, रिज रेखाएं क्या होती हैं? माइंड में एकदम क्लियर अपना पिक्चर रखना बेटा। रिज रेखा, व्हाट इज रिज रेखा? रिज रेखा होता है बेटा, दिस इज़ वेरी सिंपल। रिज रेखा को एक लिमिटेशन, सीमा रेखा के बारे में आप समझ लेना, माइंड में रखना कि ये सीमा रेखा होता है। इसको मैं आपको पिक्चर्स के माध्यम से भी क्लियर करती हूँ। ये होता क्या है? उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधनों में वृद्धि कर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करता है, परंतु वह एक सीमा के आगे नहीं बढ़ा पाता। क्यों नहीं बढ़ा पाता? क्योंकि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उत्पादन की मात्रा को सीमित करते हैं। उत्पादन की तकनीकी सीमाएं क्या होती हैं? एक विवेकशील उत्पादक रिज रेखाओं के अंतर्गत यही जानने का प्रयत्न करता है। तो रिज रेखाएं क्या होती हैं? रिज रेखाएं एक लिमिट लाइन होती हैं, एक सीमा रेखा होती हैं, जिसके अंदर में ही प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर सकता है। ओके, उसके बाहर जो है, मतलब उसके बाहर अगर प्रोडक्शन करने का प्रयास करता है तो उसको जो है हानि होती है। देखो बेटा, समझ में आ गया? ओके। उत्पादक अपना उत्पादन उसी बिंदु तक करेगा जिस बिंदु तक समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। ओके, समोत्पाद वक्रों का वह क्षेत्र जहाँ समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है रिज रेखाओं का क्षेत्र कहलाता है। समोत्पाद वक्र इंडिफरेंस कर्व की तरह होता है, राउंड सा सर्कल की तरह। तो ये बोल रहा है वो क्षेत्र जो है समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा, वही रिज रेखा कहलाएगा। और इस तरह रिज रेखाएं उत्पादन क्षेत्र की तकनीकी सीमाएं होती हैं। पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं बेटे? पैमाने के प्रतिफल के बारे में, रिटर्न टू स्केल के बारे में विल स्टडी अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बातें करेंगे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि इसका थोड़ा सा एक टाइम लिमिटेशन हमें रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, आपको समझने में भी मतलब वही होगा ना कि सिर्फ पढ़ा देना ही नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन। आप इस चीज़ को रिवाइज करना होगा, तब जाके, मतलब इकोनॉमिक्स इज़ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो उसको हल्के में नहीं ले सकते हम। ओके, सो विल सी यू। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर डार्लिंग।